हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करेंगे ट्वेल्थ का बायोलॉजी शुरू करेंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा कि सेंट्रल सरकार जो है जिसको ITA बोलते हैं, है ना, वो क्या किया है, सिलेबस चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ट्वेल्थ का 11th का मतलब इंटर का सिलेबस चेंज कर दिया है ना। उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है ना। तो ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसको बोलते हैं जीवों में जनन, उसको हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, दूसरा चैप्टर जो है ट्वेल्थ का वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और जो तीसरा चैप्टर है वो है मानव में जनन। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो है उसमें भी पढ़ना है आपको, यही लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, और मानव जनन पढ़ना है, तो उसमें भी लैंगिक जनन पढ़ना है ना। तो वहाँ से सवाल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, पढ़ना क्या लैंगिक जनन, तो अच्छा इसमें भी पढ़ना है क्या, जनन ही पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर को कर लेते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है ना। तो इसको कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके अभी के लिए भी, ट्वेल्थ एग्जाम के लिए भी और भविष्य के लिए भी। सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले करते हैं क्या, बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या, देखिए, अगर आप कभी नाम सुने होंगे बायोलॉजी, है ना, तो ये बायोलॉजी है ना बच्चा, ये बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं बायोस, ठीक है, और एक को बोलते हैं लोगोस, है ना। ये बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस जो है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द की भाषा है ये, ठीक है, बायोस और लोगोस, है ना। और इसी का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में, लाइव, है ना, या लिविंग बोल देते हैं, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है इंग्लिश में स्टडी, ठीक है। तो लिविंग क्या हो गया, सजीव, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, हम इंडियन क्या बोलते हैं, सजीव, है ना। और स्टडी का मतलब क्या बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी का जो मूल मतलब है, हिंदी में बोलेंगे तो लिविंग जीवों का स्टडी करना, या हिंदी में बोलते हैं तो क्या, सजीव का अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं मूल रूप से क्या, सजीवों के अध्ययन करते हैं इसमें। सजीव, कोई भी सजीव हो, है ना। अब सजीव हो कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई जंतु है, किसी भी तरह का चीज़ है ना, सजीव होना चाहिए, उसके बारे में आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम सजीव की, कि सजीव हम कहेंगे किसको, हम कैसे पता चलाएंगे कि कोई जो है चीज़ पड़ा हुआ है सजीव है ना। जैसे कोई नहीं, जैसे अब कोई बोलता है कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, फिर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको सजीव बोल देंगे, सांस ले रहा है तो उसको सजीव बोल देंगे, है ना। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ये सब बातें नहीं भी हो सकती है। देखिए, जैसे पहले कर लेते हैं सजीव का लक्षण, है ना। देखो, सजीव का जो मूल लक्षण है ना, जिसका कैरेक्टर बोलते हैं, उसका कौन कौन सा लक्षण रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये वस्तु जो है या कोई भी चीज़ जो है सजीव है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सजीव का जो सबसे मूल लक्षण है ना, कि सजीव में कोशिका रहेगा बच्चा। इसमें क्या रहेगा, कोशिका। बिना कोशिका के सजीव संभव नहीं है, है ना। तो सजीव जो भी चीज़ें रहेगी, या तो एनिमल रहे या तो प्लांट रहे, उसमें कोशिकाएं जरूर होंगी, सेल्स जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा जो मूल लक्षण है इसका, वो है कि सजीव के कोशिका के अंदर जो है ना, उपापचय क्रिया होगा। क्या होगा, उपापचय क्रिया होगा, जिसको बोलते हैं आप मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा ही होगा, है ना। अब जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे हम। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे, सेल में, कोशिका के अंदर कुछ बनना या टूटना। अब क्या बनता टूटता है, देखिए, अगर हम बोलते हैं, जैसे बात करें पौधे की, तो पौधे में पता होगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जल रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है क्या बनता है,
ये बना जाता है ग्लूकोज, आपको इतना अगर पता होगा, ग्लूकोज बन जाता है ना। तो ये कहाँ सारी प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया हो रही है सेल के अंदर, मतलब जीव के अंदर, है ना। तो ये क्या हो रहा है? कुछ बन रहा है ना, कुछ बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ बना, टूटेगा भी है। जैसे यही ग्लूकोज बन गया जी, ग्लूकोज का फुल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 C6H12O11 C6H12O6 है ना। तो अगर C6H12O6, हाँ ये ग्लूकोज हो गया। अब देखो इसी ग्लूकोज का होता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इसी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है ऊर्जा। तो ग्लूकोज यहाँ से टूट के बनाता है ऊर्जा। तो देखो, तो यहाँ पे जुट के बना ग्लूकोज और यहाँ पे टूट के बना ऊर्जा। तो उपापचय में यही होता है, कोई चीज़ का टूटना या जुटना, है ना। या बोल सकते हैं आप क्या, किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे क्या हुआ? जुटा, तो इसको बोलते हैं निर्माणकारी। इसको क्या बोले? निर्माणकारी अभिक्रिया, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? टूटा, तो इसको बोलते हैं क्या? विघटनकारी। क्या बोलते हैं? विघटनकारी अभिक्रिया। तो उपापचय क्रिया में ये सारी बातें होती है, ठीक है। 11th के फर्स्ट चैप्टर जो शुरू करते हैं तो उसमें सब पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया कोशिका, ये हो गया उपापचय। इसके अलावे आपको एक लक्षण और पढ़ना है सजीव का, वो है कि सजीव जो है ना बच्चा, वो वृद्धि करेगा, ग्रोथ होएगी उसमें। क्या होगी? ग्रोथ होएगी ही होएगी, ग्रोथ, है ना। अच्छा, अगर आपसे थोड़ा सा सवाल टिपिकल पूछते हैं तो सवाल रहेगा ये कि ग्रोथ अगर होता है तो उसमें कैसा ग्रोथ होता है ना। तो बोलना कि आंतरिक ग्रोथ होता है, आंतरिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ होगा? आंतरिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ होगा, है ना। अब जैसे आपको समझ में अगर नहीं है तो बताते थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे अब एक बाहरी ग्रोथ भी होता है, जैसे हम पूरा जैकेट पहन लिए तो थोड़ा सा मेरा ग्रोथ बढ़ गया, मोटा हो गया हम, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वजन बढ़ गया है, आंतरिक वजन बढ़ गया, नहीं, मेरा बाहरी वजन बढ़ा है, बाहर से सिर्फ मोटा हुए, अंदर से मोटा नहीं हुए हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल देता है NCERT, जैसे बोलता है कि सब मान लो कि ये पर्वत है, ठीक है। पर्वत पे किसी दिन इतना बर्फ था, ठीक है। और दूसरे दिन इतना बर्फ हो गया, बर्फ यहाँ पे बढ़ गया, तो क्या इसका ग्रोथ बढ़ गया? इसका ग्रोथ तो बढ़ा तो ये सही, वृद्धि इसमें हुआ, लेकिन सिर्फ बाहर से वृद्धि हुआ, आंतरिक वृद्धि नहीं हुआ, है ना। लेकिन सजीव में हम लोगों में क्या होता है? मसल जैसे हम लोग को बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, तो क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं क्या? आंतरिक वृद्धि। तो बाहरी वृद्धि नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सजीवों में क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होता है, ना कि बाहरी वृद्धि, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज होता है, क्या होता है? वो होता है जनन होता है, जिसको बोलते हैं आप रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। तो ये भी होता है ना। मतलब कि अपने जैसे समान संतति को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो ये सारी जो लक्षण है वो किसका है? सजीव का, है ना। इसके अलावा एक बात और हम करें तो करते हैं संवेदनशीलता की। क्या करते हैं? संवेदनशीलता की। कोई भी सजीव जो है ना, वो हमेशा संवेदनशील ही रहेगा, है ना। हाँ, अलग बात है, जैसे संवेदनशील मतलब क्या हुआ? कोई हमको टच कर लिया तो हमको महसूस होगा, है ना। अच्छा, प्लांट को भी कोई टच करता तो महसूस होता है, लेकिन बहुत कम होता है, तो हमको रिएक्शन उसका दिख नहीं पाता है। लेकिन कुछ कुछ पौधे में दिखता है, जैसे छुई मुई दिखता है आपको, छुइएगा कोई मानो छूता तो सिकुड़ जाता है उसकी पत्तियाँ, है ना। तो उसमें क्या होता है? दिखता है उसका लक्षण, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं और भी, लेकिन मुख्य रूप से ये सारे लक्षण हैं सजीवों के, है ना। अगर पूरा का पूरा देखना है तो 11th का करेंगे कोर्स, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, बात कर रहे थे इसकी सजीव के। हाँ, चाहते हो इसमें पढ़ना क्या है? बायोलॉजी में आपको सजीवों के बारे में पढ़ना है। मतलब कि जो जीव के पास कोशिका है, उसके कोशिका में उपापचय क्रिया होती है और उसमें आंतरिक वृद्धि होती है, वो जनन करता है और उसमें संवेदनशीलता होती है ना। ऐसे ऐसे जीवों को बोला जाता है सजीव, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या पढ़ना है आपको। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी की, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। ज़्यादा पकाएंगे नहीं आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत पके हुए हैं पहले से ही, ठीक है। थोड़ा सा बात करेंगे अगर, तो ये करना है कि बायोलॉजी जो है ना बच्चा, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी वर्ड जो है, इसको बोलते हैं आपके जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में,
क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ये शब्द अगर पूछ दे एग्जामिनर कोई कि ये शब्द पहली बार किसने दिया था, किसने कहा था कि कोई बायोलॉजी कोई शब्द होता है, जीव विज्ञान कोई शब्द होता है ना, तो इसका 2 साइंटिस्ट है, एक है लैमार्क साहब, एक है लैमार्क और एक और साइंटिस्ट है ट्रेविरेनस। कौन है, ट्रेविरेनस। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, इस दोनों मिल के जो है पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। तो अगर पूछे सवाल आपसे कि बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस, है ना। और अगर पूछ दिए कि कब दिया था, तो बोल देना 1801 ईस्वी में दिया गया था ये वर्ड, लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि जीव विज्ञान जो है उसका जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर बोल दे, तो बोलना कि इसका जो जनक है ना वो अरस्तु है। अरस्तु कौन, एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो मूल चीज़ें हैं बायोलॉजी से संबंधित उसको बता देते हैं, पूछ देता है ये सारी चीज़ें भी, है ना। चलिए, अच्छा अरस्तु को जनक क्यों कहते हैं, जनक इसलिए बायोलॉजी में बायोलॉजी का इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बायोलॉजी से संबंधित बातें, बहुत सारी बातें जो है बताए हैं कौन, अरस्तु महोदय, है ना। और जो इसके बारे में, जो भी जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अधिक डीप जानकारी देता है ना, उसको माना जाता है कि वही उसके उत्पादक है, वही उसको क्या किया है, दुनिया में प्रोड्यूस किए हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है जनक उसका, है ना। ऐसे भी जनक कौन होता है, जो हमको दुनिया में लाता है ना। तो दुनिया में पहली बार इन्हीं को बायोलॉजी कौन लाया है, अरस्तु, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, जनक। ठीक है, ये बातें हो गई। थोड़ा सा बात करते हैं और बायोलॉजी जो है ना बच्चा, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जो है इसको मूल रूप से पहले तो 2 भाग बांटते हैं ताकि हमको स्टडी आसान हो जाए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं जीव विज्ञान को, है ना। 2 भाग में क्या किए हैं, जीव विज्ञान को बांट दिए हैं। ठीक है। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, एक को बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान, है ना। और एक को बोलते हैं पादप विज्ञान, एक को बोलते हैं क्या, पादप विज्ञान। ठीक है। तो एक हो गया आपका जंतु विज्ञान और एक हो गया पादप विज्ञान, या इसी को बोल सकते हैं आप वनस्पति विज्ञान, इसी को बोल सकते हैं आप क्या, वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, इसको बोल, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया क्या, जूलॉजी। ठीक है। और ये हो गया आपका बोटनी, इसको क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं, बोटनी, है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को 2 वर्ग में बांट दिया गया है, किस लिए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, है ना। कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, तो थोड़ा सा बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको कि किस आधार पे बांटा गया है। तो इसका जो 2 वर्ग में बांटने का आधार था ना, वो कहा कि सजीव जो है ना, सजीव जो है 2 तरह के होते हैं। एक वैसे देखो यहाँ पे बताते हैं, सजीव जो है ना, लिविंग थिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन, एक तो वैसे सजीव होते हैं जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाते हैं स्वयं से, है ना, भोजन बनाते हैं स्वयं से, उसको रखा गया किसमें, उसको बोला गया पादप, उसको बोला गया क्या, प्लांट बोला गया। ठीक है। और उसको रखा गया पादप विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान में। ठीक है। और जो स्वयं से खाना नहीं बना सकता है ना, मतलब कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मतलब कि जो भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, मतलब खुद से भोजन नहीं बना रहा है ना। मतलब कि क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण जिसमें नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, ऐसे जीवों को रखा गया है किसमें, जंतु विज्ञान में, है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसको बोला गया क्या, जूलॉजी, है ना। और इसको जंतु विज्ञान बोल सकते हैं आप, प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं आप, है ना,
जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, उसी तरह से इसमें पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से दो भाग में बांटा गया है। अब दोनों के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट जो है इसके बारे में स्टडी किया है, अध्ययन किया है ना। तो अगर आपसे पूछ देखो, जंतु विज्ञान के बारे में, जूलॉजी के बारे में सबसे अधिक स्टडी किया है वो किया है अरस्तु, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जंतु विज्ञान का अगर पूछ दे कोई जनक आपका कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन बोलना, अरस्तु। अरस्तु जो है सबसे अधिक स्टडी किए थे किसके बारे में, जंतु विज्ञान, जूलॉजी के बारे में, है ना। अब जो दुनिया के बारे में दुनिया को बताए हैं जंतु विज्ञान के बारे में, तो ही उसका जनक हो गए, है ना। और उसी तरह से पादप विज्ञान का जनक क्या होता है, तो इसके होता है थियोफ्रेस्टस, एक साइंटिस्ट है ना। एक साइंटिस्ट है कौन, थियोफ्रेस्टस। तो ये जो है क्या हो गए, जंतु पादप विज्ञान के जनक हो गए, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब जब इतना बात हो गया, है ना, तो ये हो गया क्या आपका थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में हम ज्ञान दे दिए कि बायोलॉजी कहाँ से बढ़ाया है, कैसा है ना, क्या आपको इसमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है ना। अच्छा, ये सब को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, जनक हो गया, कौन उसका वर्ड का प्रयोग किया था, है ना, ये सारे बात। ठीक है, अब बात करते हैं 12th के चैप्टर नंबर 1 का। आइए शुरू करते हैं आपका 12th का बायोलॉजी, है ना। 12th के बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, जीवों में जनन। क्या पढ़ना है आपको, जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यही पढ़ना है आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या, देखिए, जनन जो चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, इसमें जनन चैप्टर में से जनन कैसे कैसे, मतलब जनन के बारे में सबसे अधिक स्टडी जो किया गया है ना। जनन से क्या बनता है, अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग गैमिट, मतलब कि विपरीत गैमिट बनता है, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट, है ना। दोनों का फिजन होता है, दोनों का संलयन होता है, इसको बोलते हैं अपने सेचन, उसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उससे क्या बनता है जायगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज, और वही युग्मनज जो है डेवलपमेंट करके बनाता है क्या, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो भ्रूण के बारे में सबसे अधिक अभी तक में से स्टडी कौन किए हैं, तो उनका नाम है बच्चा पंचानन माहेश्वरी। उनका नाम क्या है, पंचानन माहेश्वरी, है ना। तो इनका नाम थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का तो उसमें यहीं से शुरू होता है, पहले नंबर इसका जीवनी दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानकारी अधिक लेंगे। इनका जो जन्म हुआ है ना बच्चा, वो हुआ है जयपुर में। जयपुर कहाँ पड़ता है, पता है ना आपको, गुलाबी सिटी जयपुर, राजस्थान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, है ना। ज़्यादा नहीं करना है इससे, बस थोड़ा सा। राजस्थान के आदमी है ये, कौन, पंचानन माहेश्वरी। और इनको पहले से ही रुचि था इसमें, बोटनी में, है ना। और ये जो है ना, अमेरिका के इनका जो टीचर थे, बाद में आगे चल के जो स्नातक किए हैं, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद चल गए थे कहाँ पे, दिल्ली, सॉरी चल गए अमेरिका में, है ना। और अमेरिका में जाके बहुत सारा स्टडी किए हैं। और ये जो है पहली बार जो है, सबसे अधिक बार बोल सकते हैं क्या, भ्रूण के बारे में स्टडी किए हैं, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। तो आज जो आप पढ़ते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, है ना, या बोलते हैं क्या, कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं, है ना, आर्टिफिशियल एम्ब्रियोसाइटेशन बोलते हैं उसको, है ना। वो क्या है, इसी के अंतर्गत आपको इन्हीं का योगदान है कि आप वो सबको पढ़ पाते हैं। तो याद रखिएगा, पंचानन माहेश्वरी को जो है ना, भ्रूण विज्ञान का जनक बोला जाता है, आज जितने भी आप देखते हैं संकरित चीज़ें आप पढ़ते हैं, गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, ये क्या है, हाइब्रिड गेहूं है, हाइब्रिड चावल का बीज है ना। ये सारी चीज़ें जो आ रहा है ना बन के, वो इन्हीं का रिजल्ट है, इन्हीं के रिसर्च का क्या है, रिजल्ट है ना।
तो इनके बारे में हमको भूलना नहीं चाहिए। और तो खास तो बात ये है कि ये इंडिया के साइंटिस्ट हुए हैं, है ना। तो आप इनको अच्छे से जाइए, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक निकाल कर फर्स्ट चैप्टर में यही दिया हुआ, फर्स्ट चैप्टर से पहले इनका नाम दिया हुआ, ठीक है। और अब आगे शुरू करते हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो, अगर आपसे पूछे किसी के बारे में कि सबसे पहले बात इसमें पढ़ना है क्या, जीवन क्षमता। इसमें पढ़ना है क्या, जीवन क्षमता पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है आपको, जीवन क्षमता के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है लाइफ स्पैन के बारे में। क्या पढ़ना है, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है लाइफ स्पैन, देखिए क्या होता है लाइफ स्पैन। किसी भी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर के कहाँ तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, जिसको बोलते हैं आप नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के समय अवधि जो होता है, जो समय होता है, उसी समय को बोला जाता है किसी भी जीव का जीवन काल, है ना। क्या बोलेंगे कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को बोला जाता है क्या, किसी भी जीव का जीवन काल बोला जाता है ना। जीवन क्षमता नहीं, जीवन काल बोला जाता है ना, लाइफ स्पैन बोला जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। जन्म से लेकर के कहाँ तक, प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन को बोला जाता है क्या, जीवन काल। अब क्या देखो, जन्म के बाद किसी बच्चे में क्या होता है, जन्म जो सबसे पहले होता है तो उसमें आता है क्या, शैशव अवस्था होता है। किसमें आता है, शैशव अवस्था में। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है किशोरावस्था, ये पढ़ाएंगे आगे। ये आता है क्या, किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद क्या आता है, वयस्क होता है ना, वयस्क होता है ना। और उसके बाद इसको बोलते हैं जनन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, जनन अवस्था। और जनन के बाद क्या आता है, जीर्णता आता है, जिसको बोलते हैं आप क्या, बुढ़ापा, है ना। और बुढ़ापा के बाद आता है क्या, मृत्यु, ठीक है। जो जनरली ऐसे होता है ना। अब ये नहीं है कि कोई आदमी पैदा हुआ और किशोरावस्था में कोई बीमारी से मर गया, किसी एक्सीडेंट से मर गया, जन्म अवस्था में मर गया, जीर्णता में ही मर गया, तो उसका जीवन काल नहीं है, वो उसका जीवन काल नहीं है ना। नेचुरल जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, मतलब कि खुद से मरना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी घटना से मर जाए, कोई बीमारी से मर जाए, उसको नहीं बोलेंगे प्राकृतिक, उसको नहीं बोलेंगे जीवन काल, ठीक है। लाइफ में उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। इसी में से एक आता है, इसी में से आता है मैक्सिमम, इसी में से आता है क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसी में से एक बढ़ आता है क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, है ना। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है बच्चा, ये देखो क्या होता है, किसी भी जीव का उस प्रजाति का, है ना, किसी भी जीव के जो है ना प्रजाति का, जिसको आप बोलते हैं क्या, जाति बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं, है ना। उस जीव के जाति का सबसे अधिक उम्र तक कौन जिया होगा, जो सबसे अधिक उम्र तक जीता है ना, जो सबसे अधिक आयु तक जीता है, उस जाति का, किसी एक का नहीं, उस जाति का जो व्यक्ति सबसे अधिक टाइम तक जीता है, उसको बोला जाता है कि उस जाति का वो क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। उस जाति का क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन है उस जाति का, ठीक है। इसी में से आता है एक एवरेज, इसमें से आता है क्या, एक एवरेज लाइफ स्पैन आता है। एक आता है क्या, एवरेज लाइफ स्पैन, औसत जीवन काल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, औसत जीवन काल बोलते हैं इसको, औसत जीवन काल बोलते हैं, है ना। और ये हो गया क्या, अधिकतम जीवन काल, है ना, अधिकतम जीवन काल। तो औसत जीवन काल जो होता है, जैसे किसी भी जीव के, किसी भी जाति को बोल सकते हैं, किसी भी जाति का जो है ना, उसका खुद का, किसी भी जाति के जीव का, उसके खुद का जो औसत जीवन काल होता है ना, उसको बोला जाता है क्या, औसत जीवन काल, है ना। जैसे अब अगर हम बात करते हैं मानव की, है ना, तो मानव में औसत जीवन काल जो कितना होता है, वो होता है लगभग 65 वर्ष। आज के समय में कितना बोल सकते हैं, 65 से 70 बोल सकते हैं, 65 से 70 वर्ष, है ना। लेकिन जनरली 65 वर्ष होता है मानव का जीवन काल। तो मानव के औसत जीवन काल कितना होता है, 65 वर्ष, लगभग 65 से 70 वर्ष, इतना ही औसत जीवन काल होता है ना। एक बड़ा हम बात आपको बताएंगे, ये हो गया मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एक हो गया एवरेज लाइफ स्पैन, और बाकी बच गया एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ये कौन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
एक्सपेक्टेंसी, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, इसको क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा। ये क्या होता है, देखो जीवन प्रत्याशा अगर कभी कोई आपसे पूछे ना कोई, तो समझिए कि किसी व्यक्ति के या आपसे या किसी से आपको जीने की इच्छा पूछ रहा है कि आपको जीने की इच्छा कब तक है ना। अब कौन नहीं चाहे, कौन चाहेगा कि जल्दी हम मर जाए, कुछ चाहता है जल्दी मरना, है ना। तो सबके जीवन की आस, जीवन की प्रत्याशा क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबकी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अवस्था में कम भी होता है, किसी को जीवन की इच्छा नहीं भी होती है। और यही कारण है कि आजकल इतनी बड़े तादाद में फांसी लग रहा है। कभी बच्चे स्टूडेंट्स जो है कम नंबर आके डिप्रेस्ड होकर फांसी लगा लेता है, कोई बूढ़ा जो है डिप्रेस्ड होकर फांसी लगा लेता है, कोई महिलाएं जो है पारिवारिक या आर्थिक कलह से तंग होकर परेशान होकर फांसी लगा लेती है, मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, सुसाइडल केस होता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसके जीवन जीने की इच्छा कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो किसी किसी व्यक्ति को किसी केस में जो है जीवन की इच्छा ख़त्म भी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, जीवन प्रत्याशा उसका घट गया है ना। जीवन प्रत्याशा उसका क्या हुआ है, घट गया है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ पैर नाक मुंह सब खत्म हो गया है ना, मतलब कि हाथ पैर टूट गया है, पैर नहीं रहा है, कट गया है ना। तो उसको जीने की इच्छा कम हो जाती है, उसको लगता है ना, कभी बोलते होंगे भगवान काहे हमको उठा ले, है ना। तो वो क्या होता है, उसको जीने की इच्छा कम हो जाती है। तो किसी किसी कारण से होता है कि क्या क्या होता है, जीने की इच्छा कम भी हो जाती है ना। अगर आपसे पूछे, यहाँ से एक सवाल बनता, एक बनता है सवाल कि जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक कहाँ के लोगों की होती है। अब देखिएगा, जापान, अभी भी जापान के लोगों की जीवन की इच्छा मतलब कि जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है ना। वो लोग अधिक दिन जीना चाहता है, ठीक है। जरूर आप पेपर में अगर कहीं पढ़ते होंगे, टीवी वगैरह में कहीं सुनते होंगे, तो जीवन प्रत्याशा जो है, किसी के जीने की इच्छा किस पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला जो आता है उसमें संपत्ति आता है। जिसके पास संपत्ति नहीं रहेगा ना, जिसको धन बोलते हैं आप, तो उसको जीने की इच्छा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, है ना। तो संपत्ति भी क्या है, डालता है इस पर क्या असर डालता है जीवन प्रत्याशा पे, है ना। अच्छा, अलग बात है कि कोई कम पैसा में भी सुखी रहता है, हाँ वो रहता है, मानते हैं, लेकिन संपत्ति और धन भी जीवन प्रत्याशा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। इसके बाद हो गया आर्थिक, आर्थिक हो गया वही धन वाला, है ना। फिर बोल सकते हैं पारिवारिक, पारिवारिक समस्या रह सकता है, समस्या रह सकता है ना। एक को आप बोल सकते हैं पर्यावरण वाला समस्या रह सकता है, पर्यावरण समस्या रह सकता है ना। तो ये सारी समस्याएं जो हो सकती है ना, जीवन प्रत्याशा पर असर डाल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आते हैं बैक टू द पॉइंट, है ना। बोल रहे थे हम जीवन काल के बारे में, जीवन काल का डेफिनेशन याद रहेगा ना आपको, इसका डेफिनेशन अच्छे से रखना है, ठीक है। आपको जीवन काल का क्या बोले हैं, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को बोला जाता है जीवन काल, है ना। फिर से बोल दें, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बोला जाता है जीवन काल, ठीक है, लाइफ स्पैन। अब देखो, एनसीईआरटी सीधे सीधे कहता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि जो जीव जितना बड़ा रहेगा उसका जीवन काल उतना ही अधिक रहेगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब क्या, बॉडी के आकार पर, शरीर के आकार पर जीवन काल निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है। जैसे एग्जाम्पल देता है एनसीईआरटी, कहता है कि जैसे एक है कौवा, है ना, समझ गया, बउआ, एक है कौवा और एक है तोता, ठीक है। तो कौवा जो होता है तोता से बड़ा होता है, अगर आप देखे होंगे तो, है ना। लेकिन इसका जो कौवा का जीवन काल होता है 15 वर्ष ही होता है, 15 साल ही होता है, ईयर्स, है ना। और जबकि तोता जो छोटा होता है उसका जीवन काल 140 ईयर्स होता है, ठीक है। मतलब कि 140 वर्ष जी लेता है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि जो मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है एनसीईआरटी, बोला है कि ये जीवन काल जो है शरीर के आकार निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। जैसे कौवा एग्जाम्पल दिया है, कौवा बड़ा होता है लेकिन 15 कम जीता है, तोता छोटा होता है लेकिन अधिक जीता है ना। तो आधा यहाँ सवाल बनता है कि जीवन काल जो है ना, जीवन काल शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को, है ना, आकार पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल देना है कौवा का कितना वर्ष, तो तोता का कितना वर्ष, है ना।
अगर हम बात करने लगे हैं वर्ष की, तो एनसीईआरटी में कुछ डेटा दे रखा है आपको कि कौन सा जीव कितना वर्ष तक या कितना समय तक जीता है ना, मतलब कि उसका जीवन काल, लाइफ स्पैन दिया हुआ है कि कौन सा जीव कितना जीता है। तो देखो ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस जितना कम से कम एनसीईआरटी देता है, लिख रहा है ना। देखिएगा आपको फिगर बनाया होगा है ना, सेकेंड चैप्टर पर, सॉरी सेकेंड पेज पर, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज पर है ना, उसका बहुत सारा फिगर बनाया होगा, कम से कम 15-16 को। तो वहाँ से कम उसका ईयर्स नामा रखना है। हम आपको, अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल, तो हम सबको लिख देते हैं, आप सबको जरूर याद कर लीजिएगा कि किसका जीवन काल कितना होता है। देखो यहाँ पे बच्चा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जीव है और इधर लिखे हैं इसका जीवन काल है ना, इधर जीव है, इधर जीवन काल है, मतलब इधर ऑर्गेनिज्म है, इधर उसका लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये है आपका फल मक्खी। ये कौन है आपका? फल मक्खी। फल मक्खी को बोलते हैं क्या? फ्रूट फ्लाई। देखो एक फल पर जो मक्खी बैठता है, बहुत छोटा छोटा होता है, वो फल मक्खी है। आपके जो घर में रहता है थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हाउस, घर की घरेलू मक्खी, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई है ना, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। ये हो गया फ्रूट फ्लाई। इसी को बोला जाता है ड्रोसोफिला। इसी को बोला जाता है क्या? ड्रोसोफिला भी। तो सब कुछ याद रखना है। कभी पूछ देगा कि ड्रोसोफिला का जीवन काल कितना होता है, तो नहीं याद रहेगा तो क्या करिएगा, है ना। तो याद रखना सब कुछ, ठीक है। फल मक्खी या ड्रोसोफिला का जीवन काल कितना होता है? मात्र 2 सप्ताह। 2 सप्ताह, 2 वीक ही में वो खत्म हो जाता है वो, ठीक है। दूसरा है तितली। दूसरा कौन है? तितली है। तितली का जीवन काल कितना होता है? 2 सप्ताह। इसका भी 2 सप्ताह, मतलब कि फल मक्खी, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई या तितली, इस सब का कितना होता है? मात्र 2 सप्ताह, 2 वीक होता है जीवन काल, ठीक है। तीसरा है आपका धान। धान जिसको पैडी बोलते हैं, इसका 3 से 4 महीना होता है। धान अगर आप देखते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो 3 से 4 महीना में धान हो जाता है लगभग, है ना। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब का जीवन काल कितना होता है? गुलाब का होता है 5 से 7 वर्ष, है ना। गुलाब का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 वर्ष। उसी तरह से नेक्स्ट में है 5 नंबर में गाय। गाय का कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। एक गाय जो है 20 से 25 वर्ष अधिकतम जीती है, ठीक है। अच्छा, एक गाय, थोड़ा सा बता देते कहानी मेरा। एक गाय जो है ना, हम मतलब कि उस समय छोटे थे, 4th या 5th में पढ़ते होंगे, है ना। तो उस समय एक गाय बछड़ा दी थी, और गाय से हम बहुत, मतलब उस गाय से लगाव हो गया था, है ना। मेरे घर में था, और उस गाय को मतलब कि बचपन से लेकर के, मतलब जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक देखे हैं उस गाय को, है ना। तो समझिए वो गाय को क्या बोले हैं, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक देखे, मतलब उसका पूरा लाइफ टाइम हम लाइफ स्पैन रहे हैं, देखे हैं उसको, है ना, गाय के। अब देखिएगा तो 20 से 25 वर्ष क्या हुआ इसका जीवन काल हो गया गाय के, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में है कुत्ता, डॉग महाराज, है ना। ये कितना जीता है? 25 से 30 वर्ष जीता है ये कुत्ता जनरली, है ना। एक है केला का पौधा जो होता है, कितना जीता है? ये जीता है 25 वर्ष। केला का पौधा कितना हो गया? 25 वर्ष, है ना। उसी तरह से हो गया नेक्स्ट में घोड़ा कितना जीता है? 60 वर्ष जीता है घोड़ा कितना जीता है? 60 वर्ष जीता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हाथी कितना जीता है? तो ये जीता है 65 वर्ष, मतलब घोड़ा से 5 वर्ष अधिक जीता है। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं तोता तो बता चुके हैं अभी, तोता और कौवा का एग्जाम्पल याद रखना है। तोता कितना जीता है? 140 वर्ष। यहाँ पर कौवा लिख दें, कौवा लिखे हैं कभी, हालांकि बता चुके हैं पहले में। कौवा कितना जीता है? मात्र 15 वर्ष। कौवा कितना जीता है? मात्र 15 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ बरगद कितना जीता है? 200 से 300 वर्ष जीता है, लगभग 250-270 साल तक जीता है ना। तो आदर्श जगह बरगद, इसी को बनियन ट्री बोला जाता है। और नेक्स्ट में है कौन? नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आइए, मगरमच्छ जो है ना, वो कितना जीता है? 60 वर्ष, है ना। मतलब क्या, घोड़ा के जितना ही मगरमच्छ भी जीता है, ठीक है। और एक हो गया जिसको आपको जानने की बहुत इच्छा रहती है, ये है कछुआ जीता है 100 से 150 वर्ष, 140 के आसपास, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखना है, ये सारे आपको जीवन काल सभी जीव का, इतना कम से कम इतना तो याद रखना है ये आपको, क्योंकि इतना एनसीईआरटी का आता है और उतना कम से कम याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया बात आपके जीवन काल की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखो बच्चा, कोई जीव जो है ना कभी मरता ही नहीं है ना। अगर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि क्या सब जीव जो है मर ही जाता है, तो नहीं, कुछ जीव नहीं भी मरता है, और जो नहीं मरता है ना उसको बोला जाता है अमरणशील जीव। उसको क्या बोलते हैं? अमरणशील जीव, उसको बोलते हैं इमोर्टल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अमर। जो नहीं मरता उसको बोलते हैं क्या?
अमर, है ना। तो हम जानते हैं कि इमोर्टल जो होता है, जिसको बोलते हैं अमरणशील, ये कौन होता है भाई? कौन है जो नहीं मरता है ना। हम सब जानते हैं कि सबका डेथ होना ही है। पौधा ले लें, पेड़ ले लें, पृथ्वी ले लें, सूर्य ले लें, आकाश ले लें, सबका एक निश्चित टाइम है, ख़त्म होगा ही ना होगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरता ही नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? इमोर्टल, अमरणशील जीव बोलते हैं। ठीक है, ये कौन होता है? ये होता है एक कोशिकीय जीव। ये कौन होगा? एक कोशिकीय जीव जो है कभी भी नहीं मरता है। एक कोशिकीय जीव कभी नहीं मरता है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरता है ना। तो याद रखना, एक कोशिकीय जीव कभी नहीं मरता। जैसे क्या हो गया सर? जैसे हो गया अमीबा। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बोल सकते हैं आप क्या कि अमीबा जो है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ये अमरणशील होता है, नहीं मरता है। अब आपके सवाल में दिमाग में आ रहा हो सवाल, कैसे नहीं मरता है, क्या नहीं मरता है? तो देखो क्यों नहीं मरता, बताते हैं। जैसे यहाँ पे है एक अमीबा, यहाँ पे कौन है? एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा पूरा गोल नहीं होता है, इसका जनरली आकार किसी भी तरह का होता है, रैंडम होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप नहीं होता इसका, है ना। ये क्या किया? जैसे यहाँ पे बच्चा है, बच्चा अमीबा है, ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, है ना। और वृद्धि करेगा, मान लो कि यहाँ पे हो गया कितना? इतना बड़ा हो गया अमीबा, इतना बड़ा हो गया, है ना। तो जैसे ही पूरा वृद्धि का जाता है ना, जिसको बोलते हैं परिपक्व हो गया, मतलब कि क्या हो गया? ये मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, मतलब कि जनन करने के लिए परिपक्व होता है। जनन करने के लिए जब परिपक्व हो जाता है ना, तो ये मरता नहीं है, आगे से नहीं बढ़ता। ये क्या होता है? डिवाइड कर लेता है, अपने आप को दो भाग में बांट लेता है ना। क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है। जैसे यहाँ पे हो गया, इतना लंबा हो गया अमीबा, है ना। इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है अंदर में, है ना। तो जब परिपक्व हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये क्या कर लेगा? दो भाग में अपने आप को बांट लेगा, है ना। ऐसे ऐसे बना लेगा ये, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? केंद्रक लंबा हो जाएगा, केंद्रक लंबा हो जाएगा। और आगे चल के क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट रूप से दो भाग में बट जाएगा। तो बट गया, तो मरा कहाँ? फिर इतना बड़ा हो गया, है ना। और फिर क्या करेगा? फिर से ये बढ़ेगा, मतलब फिर से वृद्धि करेगा, फिर से परिपक्व जनन करने के लिए परिपक्व हो जाएगा, और फिर से विभाजन कर लेगा। मतलब कि मरता नहीं है। ये क्या करता? जब भी जनन अवस्था आया तो क्या करेगा? परिपक्व होकर, मैच्योर होकर डिवाइड कर जाता है, वृद्धि कर लेता, विभाजन कर लेता है। मतलब एक जीव से दो जीव बन जाता है। तो मरा कहाँ? बुढ़ापा कहाँ है इसका, है ना। तो इसका बुढ़ापा कभी नहीं आता है, किसका? अमीबा का। इसीलिए जितने भी एक कोशिकीय जीव है और अमीबा जिसे हो गया, उस सबको बोला जाता है क्या? अमरणशील जीव, है ना। तो याद रखना कि एक कोशिकीय जीव, जिसको बोलते हैं क्या? याद रखना, एक कोशिकीय जीव अमीबा जैसे हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ना। इसलिए इसे अमरणशील, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहा गया है। ठीक है, यहाँ से कम इतना बात आपको याद रखना है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है और इसकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जनन के। जनन की बात करेंगे। किस बात करेंगे? जनन के। कर रहे चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। तो यही जनन करेंगे। देखो बच्चा, जनन को बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको, है ना, रिप्रोडक्शन। तो जीवों में अगर हम जनन की बात करें ना, तो जीवों में जनन जो है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से, है ना। कौन कौन होता है? एक होता है आपका अलैंगिक जनन। कौन हो गया? एक हो गया आपका अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। कौन होगा? लैंगिक जनन, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार से, अलैंगिक और लैंगिक। अब दोनों में अंतर क्या है? मूल अंतर समझिएगा। इसमें जो मूल अंतर है ना बच्चा, अलैंगिक में, अगर हम बात करते हैं अलैंगिक के, तो इसमें जो है ना, अगर हम बात करते हैं अलैंगिक ना, तो इसमें जो जनन होता है,
वो एकल जनक से होता है। कैसे होता है? एकल जनक से। मतलब कि जनक जो है, जिसको हम जो पैदा करता है उसको बोलते हैं क्या? जनक। तो जनक जो होता है वो एक ही को होता है। जैसे हम लोग मानव में करते हैं, तो मानव में क्या होता है? जनक दो होते हैं, एक माता होता है, एक पिता होते हैं, मतलब एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। लेकिन अलैंगिक में तो जो मेल फीमेल रहा ना मानव में, वो लैंगिक होता है। वो कौन होता है? लैंगिक। लेकिन हम बात करें यहाँ पे किसकी? अलैंगिक की। तो अलैंगिक में क्या होता है? जनक एक ही को रहेगा, मतलब जीव एक ही को रहेगा, है ना? जीव क्या रहेगा? एक ही को। एकल जनक के युग्मक से, है ना? अच्छा, युग्मक इसमें भी बनता है, ऐसा नहीं नहीं बनता है ना, युग्मक बनता है इसमें भी। एकल जनक के युग्मक से जो जनन होता है ना, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोले? एकल जनक के युग्मक से जो जनन होता है उसको बोलते हैं क्या? अलैंगिक जनन, है ना? जबकि या, अगर या बोले और जिसको बोलते हैं आप, तो कभी कभी तो जैसे यहाँ पे बन रहा है कि युग्मक बना है, कभी कभी युग्मक नहीं भी बनता है ना? बिना युग्मक के भी जनन होता है। युग्मक की अनुपस्थिति में, है ना, युग्मक नहीं बनेगा ना, तब भी बच्चे बन जाएंगे, तब भी जनन हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही जनन को बोला जाता है क्या? अलैंगिक जनन। मतलब कि अलैंगिक जनन, आपको बात रखना है यार क्या, कि इसमें होता है जनक कैसे? एकल जनक के युग्मक से या युग्मक की अनुपस्थिति में भी होता है। कभी कभी युग्मक बनता है यहाँ पे, और कभी कभी युग्मक नहीं भी बनेगा, है ना? अब आपको लगेगा कहाँ पे बिना युग्मक के जनन हो जाता है? तो होता है, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, आइए, है ना? देखिए, अब बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना? तो इसमें तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो गैमेट के बिना होगा ही नहीं, इसमें तो युग्मक बनेगा ही बनेगा, है ना? और अभी कैसा बनेगा? तो इसमें जो बनेगा ना, वो बनेगा, इसमें क्या रहेगा? दो जनक रहेंगे, है ना? इसमें क्या रहेंगे? सबसे बड़ा रखना, देखो इसमें क्या है? एकल जनक है, लेकिन इसमें दो जनक रहेगा। क्या रहेगा? दो जनक। और दोनों कैसा रहेगा? विपरीत रहेगा। कैसा रहेगा? विपरीत लिंग वाले, है ना? मतलब कि एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये लैंगिक जनन किया, और दोनों में बनेगा युग्मक, है ना? तो क्या लिख लें यहाँ पे तीसरा में? क्या? कि विपरीत युग्मक। यहाँ पे क्या होता है? विपरीत युग्मक का संलयन होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं आप दोनों युग्मक बोल के क्या होता है? निषेचन करता है ना? तो यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या रहेगा? दो जनक रहेंगे, और दोनों कैसे रहेंगे? विपरीत लिंग वाले रहेंगे, और विपरीत युग्मक बनेगा और उसका संलयन होगा, तब बनेगा क्या? उसको बोलते हैं लैंगिक जनन बोलते हैं, हाँ, लैंगिक जनन बोलते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे, आप समझ में आ गया होगा इतना? अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी किसी जीव में जो है ना, कभी कभी किसी जीव में दो जनक नहीं भी रहेगा, है ना, तब भी वो होगा लैंगिक जनन ही, है ना? अभी कभी कभी कैसा क्या होता है ना, किसी जीव में एकल जनक से भी हो जाता है ना? कभी कभी क्या होता है? एकल जनक से भी हो जाता है। देखो, अब एकल जनक से क्या होगा? ये हो रहा है लैंगिक जनन ही हो रहा है, ना कि अलैंगिक होगा। अलैंगिक में देखो तो लिखे एकल जनक है, एक जनक, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? एकल जनक ही वो बनाता है, और एक ही टाइप बनाता है युग्मक। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा ना एकल जनक, वो क्या बनेगा? इसके अंदर में, एक ही जनक के अंदर में, एक ही जीव के अंदर में दो तरह के गैमेट बनते हैं। मतलब कि एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट, दोनों बनेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनेगा। मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनेगा, है ना? आप बोलिएगा जैसे क्या होता है सर? तो जैसे होता है आपका केंचुआ होता है, फीता कृमि होता है, यहाँ पे लिखते हैं फीता कृमि, है ना? इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा शायद, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे होता है क्या? फीता कृमि। केंचुआ भी होता है एक, है ना? तो फीता कृमि होता है, केंचुआ होता है, जोंक होता है ना? इस सब में क्या होता है? ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब कि एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों रहता है। तो सोचो, एक ही जीव में अगर मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट भी बनेगा, और उसी के अंदर निषेचन भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब क्या बोले हैं? दो विपरीत लिंग रहेगा, और दो विपरीत युग्मक जब मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना?
तो एकल जनक से होता है जो, उसको भी कहते हैं, रखते हैं किसमें, लैंगिक जनन में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बात हो गया। अच्छा, एक बात और अगर हम करते हैं थोड़ा सा, है ना, यहीं पे, तो एक जनन और होता है ना, और उसको बोलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, इधर दिखेगा नहीं, एक जनन और होता है, उसको बोलते हैं पार्थिनो, उसको बोलते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं उसको, है ना। अब देखना क्या बोलते हैं उसको, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें देखो, इसमें जो है ना, पहले से ही जो गैमेट बचा हुआ है या है उसमें, है ना, इसमें सीधे सीधे, है ना, किसी भी फीमेल युग्मक से, क्या बोलते हैं, इसमें दो युग्मक नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ फीमेल युग्मक से उसका निषेचन भी नहीं होगा, है ना, मतलब कि बिना निषेचन के बोल सकते हैं क्या, बिना निषेचन के जो है संतान जब बन जाता है ना, बिना निषेचन के संतान बनने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है क्या, पार्थिनोजेनेसिस। मतलब कि निषेचन उसमें होगा ही नहीं, खुद अपने आप से फीमेल का एक जो है बना लेता है, उसमें एक नया संतति, नया जीव बना लेता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस आपको अच्छे से पूछता है कि क्या होता है। थोड़ा सा बात और करेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में आपको यहाँ पे, आगे आइए आगे करते हैं। देखो बच्चा, अभी करेंगे हम थोड़ा सा किसके बारे में, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, है ना। आइए शुरू करते हैं। करना है क्या, पार्थिनोजेनेसिस, है ना, पार्थिनोजेनेसिस। देखिए क्या होता है, ये कौन करता है पार्थिनोजेनेसिस, मतलब कि देखो एक क्या बोले हैं अभी, पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है, बिना निषेचन के, क्या बोले हैं, बिना निषेचन के संतति उत्पन्न करना। हाँ, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, है ना। जैसे देखो, जनन में क्या होता है, जनरली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिना निषेचन के ही संतति उत्पत्ति हो जाएगी। अब देखो इस किस में होता है, अगर आपसे पूछ दे कि बिना निषेचन की संतति होती है किस में होती है, तो ये होता है मधुमक्खी में। पहला बात, किस में होता है, मधुमक्खी में। किस में होता है, हनी बी में, है ना, मधुमक्खी में होता है। ठीक है, हो गया मधुमक्खी में। अब देखिए क्या होता है मधुमक्खी में, कैसे होता है, ये थोड़ा सा जानते हैं, है ना। जैसे ये एक मधुमक्खी है ना। अच्छा, मधुमक्खी को पहले बात जानते हैं टाइप। मधुमक्खी जो है ना बच्चा, मधुमक्खी 3 टाइप का होता है ना। एक होती है रानी, एक कौन होती है, रानी, और एक दूसरा होता है जो श्रमिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्कर, है ना। ये तो हो गया कौन, क्वीन, ये हो गया क्वीन, ये हो गया वर्कर, और एक होता है ड्रोन, होता है कौन, ड्रोन, है ना। तो देखिए मधुमक्खी का कितना टाइप के, 3 टाइप के, रानी, वर्कर और ड्रोन। देखो बच्चा, रानी जो है, जो क्वीन है, वो स्पेशली मादा है, मेन जो फीमेल है ना वो यही है ना। ये जो होता है ना, ये बंजर होता है, मतलब कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, बंजर होता है, ये इनफर्टाइल इसको बोलते हैं। ये कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है, बंजर होता है, श्रमिक। और ड्रोन जो होता है ये मेल होता है, ये कैसा होता है, मेल होता है। यहाँ सब समझ में आ गया। अब देखो, एक छत्ते में रानी जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी, एक छत्ते में रानी सिर्फ एक ही रहती है। अब एक ही वो क्यों रहती है ये भी हम बताएंगे, सुनो। रानी क्यों रहती है, एक ही वो रहती है ना। सबसे अधिक जो होता है छत्ते में वो होता है श्रमिक मधुमक्खी, वो कौन होता है, श्रमिक मधुमक्खी, सबसे अधिक मात्रा में यही होता है ना। और ड्रोन जो होता है ये भी बहुत कम होता है,
ये भी 15 से 20 के आसपास होता है एक छत्ते में, है ना। एक छत्ते में समझो कि एक छत्ते में हजारों मधुमक्खी रहता है, छोटा छोटा, है ना। लेकिन मात्र 15 से 20 को रहता है ड्रोन, और एक रहता है मात्र रानी, और बाकी सब बच गया कौन, श्रमिक। तो श्रमिक की संख्या अधिक रहती है, ठीक है। आप देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये कौन है, रानी है ना। तो रानी की जब सुहाग रात आती है, क्या आती है, सुहाग रात, है ना। तो इसको बोलते हैं नप्सल फ्लाइट, इसको क्या बोलते हैं, नप्सल फ्लाइट। रानी मधुमक्खी जब सुहाग रात जब आती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं नप्सल फ्लाइट, इंग्लिश में, हिंदी में सुहाग रात। ये क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी है, और ये क्या होगा, उड़ के, इसका आया सुहाग रात के दिन, गया कहाँ पे, उड़ा, तो छत्ते से उड़ के बाहर जाता है। जब इसका सुहाग रात के दिन आता है ना, तो छत्ते से उड़ के बाहर जाता है। अब यहाँ पे आ गया रानी, है ना, यहाँ पे आ गया कौन, रानी, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया कौन, रानी मधुमक्खी, ठीक है। अब इसके पीछे पीछे लगभग सारे जितने भी मेल है, ये तो बंजर है, जितना लगभग सारे 15-20 को रहता था, 10-15 को समझो निकल जाता छत्ता से, इस सब इसके पीछे पीछे भाग रहा है ना। सब इसके पीछे पीछे भाग रहा है, काहे ले, तो हनीमून मनावे ले सब इसके पीछे पीछे भाग रहा है ना। ये मेल है ना, मेल है, और ये फीमेल रानी है ना, ये फीमेल रानी है, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे फीमेल लिखा है भाई, फीमेल, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गया तो 10, 12, 15 को गया ड्रोन, लेकिन सुहाग रात कोई एक ही को बनाएगा, सुहाग रात कोई एक ही को बना पाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे गया, जो इसका खुश नसीब है वो सुहाग रात मनाएगा, यहाँ पे गया और अपना स्पर्म क्या किया, इसमें इंजेक्ट कर दिया, अपना स्पर्म क्या किया, डोनेट उसमें कर दिया। सुहाग रात में वही होता है, क्या होता है, स्पर्म डोनेट करते हैं फीमेल के बॉडी में, वही होता है, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे स्पर्म डोनेट कर दिया। अब ये रानी मधुमक्खी जो है आ गया कहाँ पे, छत्ता, मान लो यहाँ पे इसका छत्ता है, तो इसमें आ गया घूम के, रानी मधुमक्खी अपना स्पर्म लेके आ गई, ठीक है, मेल का स्पर्म लेके आ गई, है ना, मतलब कि मेल गैमीट लेके आ गई। अब जो सुहाग रात मनाया है ना, जो मधुमक्खी मेल वाला ड्रोन वाला सुहाग रात मनाया है, वो वहीं पे मर जाता है। जैसे ही उसका स्पर्म निकला, उससे गैमीट निकला, वो खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी जो पीछे पीछे गया था ड्रोन, है ना, जो सुहाग रात नहीं मना पाया, उसका तो नसीब और ख़राब है ना। वो तो समझो कि बेचारा सुहाग रात भी नहीं मना पाया, है ना, और वो फिर से छत्ते में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका जगह श्रमिक ले लेता है ना। तो छत्ते में भी नहीं आने देता है उसको, तो वो भी उधर ही भटक के मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ड्रोन बहुत कम रह पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे जो बनता है ना, अब यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया। अब जो फीमेल अपने पास एग लेके आ गई है, स्पर्म, है ना। अब इसके पास जो है ना, मधुमक्खी के, रानी मधुमक्खी के पास, इसके पास तो फीमेल गैमीट इसके बॉडी में ही बनता है, फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट को ये जमा कर रहता है ना। मेल गैमीट को ये क्या कर लेता है, मेल युग्मक को, मतलब स्पर्म को जमा करके रखता है अपने बॉडी के अंदर ही, है ना। और जब जब मौका मिलेगा तो ये अपना एक मेल गैमीट निकालेगा, फीमेल गैमीट निकालेगा, एक मेल गैमीट निकालेगा, इसका क्या कर देगा, निषेचन करवा के संतति बना देगा, है ना। तो ये तो होगा क्या, ये मेल गैमीट मिला, फीमेल गैमीट मिला, तो इसको क्या बोले, ये बनता है लैंगिक जनन, ये होता है क्या, लैंगिक जनन। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कभी ना कभी तो मेल गैमीट खत्म हो जाएगा ना, जो रक्त संचित कर लिया था अपने बॉडी के अंदर, क्या होगा, कभी आगे खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, इसके आगे जाके क्या होता है, कुछ समय बाद इसके बॉडी से, मतलब कि रानी के बॉडी से, शरीर के अंदर से मेल गैमीट जो है, जो स्पर्म डाला था, वो खत्म हो जाता है। तो खत्म जब हो जाता है ना, तब भी वही याद रखना है आपको, तब भी क्या होता है, ये फीमेल गैमीट से ही, मतलब कि अपने गैमीट से ही, सिर्फ अपने गैमीट से ही बिना निषेचन के भी संतान बना लेता है ना। फीमेल गैमीट क्या होता है, बिना निषेचन के ही, सिर्फ अपने ही गैमीट से, है ना, बिना निषेचन के ही संतान बना लेता है ना। यही बोले हैं अभी कि बिना निषेचन के संतति उत्पन्न करना, यही कहलाता है क्या, पार्थिनोजेनेसिस। तो पहले कुछ जो बच्चा पैदा हुआ था रानी मधुमक्खी से, वो था लैंगिक जनन से, क्योंकि उसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे मेल गैमीट नहीं मिला, सिर्फ फीमेल गैमीट से ही बिना निषेचन के बच्चा बन गया। तो इसीलिए याद रखना कि पार्थिनोजेनेसिस कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, मधुमक्खी करता है, और भी जीव करते हैं, मधुमक्खी करता है।
याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये बदल रहे हैं कि एक छत्ते में एक ही रानी रहती है, दूसरा नहीं हो सकता है, क्यों? देखो, इसलिए ना कि जैसे ही ये रानी जवान हुई, इसका सुहागरात का समय आया, है ना, तो इस रानी मधुमक्खी के बॉडी से एक रसायन निकलने लगता है और उसका गंध उसका एक रसायन का गंध निकलता है ना। एक रसायन का क्या निकलता है? गंध निकलता है ना। और उसको बोला जाता है क्या? क्वीन। उसको क्या बोलते हैं? क्वीन सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं? क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसी गंध के कारण, क्वीन सब्सटेंस के कारण ही दूसरा जो फीमेल मधुमक्खी रहती है वो भी बच्चा पैदा करने लायक नहीं रह जाती, वो भी बंजर बन जाती है ना। तो जो बंजर बना हुआ है ना, ये मूल रूप से फीमेल ही है ना, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन सब्सटेंस पड़ा हुआ रहता है ना, जो निकलता है किससे? सिर्फ क्वीन से, है ना। यही क्वीन अगर जैसे बहुत बच्चा पैदा करते करते मर गया, है ना, तो छत्ते से क्या होगा? क्वीन सब्सटेंस नहीं रह पाएगा छत्ते में, तो फिर से कोई श्रमिक जो है वो जवान होकर स्वागत बनाने को तैयार हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही बनेगा, और जो स्वागत बनाने को तैयार हो जाएगी जिसमें नफ्सल फ्लाइट होगा, उससे फिर से निकलने लग जाएगा क्या? क्वीन सब्सटेंस निकलने लग जाएगा, तो दूसरा श्रमिक फिर से मतलब फीमेल नहीं बन पाएगी, है ना। तो इसलिए नर रानी जो होती है सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे करते हैं। रानी मधुमक्खी का सिर्फ काम है बच्चे पैदा करना, है ना, या तो लैंगिक जन्म वाला या तो पार्थिनोजेनेसिस, है ना। अच्छा, याद रखना, पार्थिनोजेनेसिस से जो भी बच्चा बनेगा ना, पार्थिनोजेनेसिस से जो भी बच्चा बनेगा वो सब क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा, ड्रोन। वो सब क्या बनेगा? ड्रोन ही बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बनेगा? ड्रोन। इसीलिए लास्ट में बहुत कम बच पाता है फिर स्पर्म, तो लास्ट में बहुत कम रहता है, ड्रोन बहुत कम रहता है, इसी कारण से, है ना। इससे कम संतति पैदा हो पाता है, ठीक है। अच्छा, ये काम रानी का काम क्या हो गया? बच्चे पैदा करना। और श्रमिक जो है इसका काम है मधुमक्खी बनाना, मधुमक्खी नहीं, मधु बनाना। मधु बनाने का काम यही करता है श्रमिक, सिर्फ और सिर्फ श्रमिक करता है। और मेल का कोई काम नहीं रहता है, मेल का वही काम रहता है कि स्वागत बनाने में, फीमेल में स्पर्म देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछते कि रानी मधुमक्खी क्या खाती है ना, उसका भोजन क्या है, तो याद रखना इसको बोलते हैं जौली, है ना। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं जौली नहीं, जेली मधु, हाँ आधा ना क्या? जेली मधु। और ये बिहार बोर्ड में सवाल पूछा हुआ है कि रानी मधुमक्खी क्या खाना खाती, क्या खाती है? तो जेली मधु। यही सब श्रमिक ला के देता है ना। जेली मधु क्या है? तो जो सबसे, जिसको बोलता है, जिससे कोई दारू बनता है तो उसको बोलता है पहला धार का है ये, है ना। तो जो सबसे पहला जो मूल मधु होता है, जो मूल मधु होता है ना, वो जो बनाता है उसी को खाती है रानी, उसी को बोलता है जेली मधु। और हम लोग जो खाते हैं उसके बाद वाला खाते हैं, है ना। तो ये खाता है कौन? जेली मधु खाती है। रानी क्या खाती है? जेली मधु खाती है, मतलब सबसे मूल प्रोडक्ट खाती है, ठीक है। तो ये था आपका पार्थिनोजेनेसिस। थोड़ा सा और कर लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जो होता है बच्चा, वो 3 टाइप्स के होता है। पार्थिनोजेनेसिस कितना प्रकार का होता है? 3 टाइप के, ठीक है। अच्छा, ये सब जितना बात हम बोल रहे हैं, जितना सब बात बोल रहे हैं, सब आपको मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, है ना। आप सर्च करना टेलीग्राम में चैनल में जाके बाबू सोना बायोलॉजी क्लास सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पे सारा PDF दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं आप फोटोकॉपी, ठीक है। चलिए, पार्थिनोजेनेसिस बोल रहे थे कि पार्थिनोजेनेसिस जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होता है। पार्थिनोजेनेसिस कितना? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं आर्हिनोटॉकी, है ना। एक को बोलते हैं क्या? आर्हिनोटॉकी, ठीक है। एक को बोलते हैं थीलोटॉकी, एक को बोलते हैं क्या? थीलोटॉकी, आर्हिनोटॉकी, एक को बोलते हैं थीलोटॉकी, और एक को बोलते हैं एम्फीटॉकी। एक को क्या बोलते हैं? एम्फीटॉकी, ठीक है। तो इस तरह से पार्थिनोजेनेसिस हो गया आपको 3 टाइप के, आर्हिनोटॉकी, थीलोटॉकी, और ये हो गया कौन? एम्फीटॉकी, है ना। आपको सिर्फ इतना सा लगना है एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कौन है? अच्छा,
आर्हिनोटॉकी में जो बनेगा बच्चा, जो संतति बनेगा, सब कैसे होगा, बिना निषेचन के होगा। सब कैसे बच्चा बनेगा, बिना निषेचन के। इसमें जो बनता है ना वो मेल बनता है। क्या बनता है इसमें, मेल बनता है, मेल। इसमें जो बनेगा वो फीमेल बनेगा। ये क्या बनेगा, फीमेल। और इसमें जो बनेगा मेल या फीमेल कुछ भी बन सकता है, पता नहीं है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। जिसको अधिक टेम्परेचर मिलेगा मेल, कम टेम्परेचर मिलेगा फीमेल, है ना। वो पढ़ाते हैं 12th के लास्ट में जाके वहाँ पे चैप्टर में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कर लो। सबसे पहले तो यार आर्हिनोटॉकी का एग्जाम्पल जो होगा वो यही होगा, कौन, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, आर्हिनोटॉकी का, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है वास्प। कौन एग्जाम्पल है, वास्प, जिसको भिंड कहते हैं आप। भिंडी नहीं, भिंडी नहीं, वो भिंड अलग है। भिंड देखते हैं आपका, जब बोलते हैं कि बिरहनी, आपके गांव घर में बोलते हैं क्या, बिरहनी। तो बिरहनी जैसा एक छोटा प्रजाति रहता है, वो छोटा रहता है ना, उसको बोला जाता है वास्प, भिंड बोला जाता है उसको, है ना। और एक और होता है टर्की। टर्की, टर्की एक प्रकार का गिद्ध होता है, जैसे गिद्ध भल्चर भी होता है, वो गिद्ध नहीं, टर्की टाइप का जो गिद्ध होता है ना, उसको कौन करता है, पार्थेनोजेनेसिस करता है। किस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस करता है, आर्हिनोटॉकी का करता है टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से रखना। जो थियोटॉकी करता है वो करता है लिजर्ड। वो कौन करता है, लिजर्ड जो होता है, छिपकली जिसको बोलते हैं, है ना, वो करता है आपको थियोटॉकी टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, है ना। और जो एम्फीटॉकी हो गया, ये करता है कौन, एफिड्स करता है। ये कौन करता है, एफिड्स करता है। एफिड्स क्या होता है, खेत में अगर कभी देखे होंगे तो बहुत छोटा छोटा महीन टाइप का, बहुत महीन टाइप का होता है अथी कीड़ा, हरा कलर का, जनरली हरा कलर का होता है ना। तो ये करता है, उसको बोलते हैं एफिड्स। तो ये सारे करते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। इस तरह से होता है पार्थेनोजेनेसिस के 3 टाइप्स, है ना। एक और ऑप्शन जो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है वो ये है, रोटीफर। इसमें रखना, मधुमक्खी और रोटीफर्स। रोटीफर बोलते हैं इसको, रोटीफर्स नहीं, रोटीफर। रोटीफर भी आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है कि रोटीफर क्या करता है, तो पार्थेनोजेनेसिस करता है। किस टाइप का करता है, तो यही आर्हिनोटॉकी वाला। यहाँ से ये दोनों बात तो ये तो बात तो कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया हुआ है ना। तो इतना बात जरूर याद रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं करते हैं ख़त्म, और कल करेंगे हम अलैंगिक जनन। आज रखिएगा, अलैंगिक जनन पूरा नहीं हुआ है ना। कल करेंगे क्या, अलैंगिक जनन, और उसमें बहुत करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगले लेक्चर में होगी।